हेलो एंड नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी न्यायिक साथी मार्वलस बेंचेबलस। एनर्जी के साथ इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। उसके बाद अपने बैरेक में जाकर वो सेक्शन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर जो सेक्शन जो अपन देखेंगे वो अपन कंप्लीट थ्योरी के साथ नहीं देखेंगे, उनका एक आउटर लाइन देखेंगे, जिससे आप बैरेक्ट के अंदर जाकर देखोगे ना तो वो का वही सेक्शन आपको समझ में आने वाला है। सोचा संडे है, कुछ ना कुछ अलग किया जाए आपके लिए। संडे है तो सोचा एक वीडियो बनाते हैं लॉ एस्पिरेंट के लिए। तो लॉ स्टूडेंट के लिए वीडियो है, लॉ नहीं सबके लिए, जो लॉ को जानना चाहते हैं, लॉ को जानने के लिए इच्छुक है, उन सब के लिए लॉ का ये वीडियो, जिसका अंदर आप बात करने वाले आईपीसी का एक आईपीसी के अंदर एक ऑफेंस है, पनिशमेंट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। पनिशमेंट का नाम है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि एकांत परिरोध। हिंदी में इसको बोले तो एकांत परिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये चीज मैं आपको बताऊंगा, जब भी हम लॉ पढ़ते हैं ना तो लॉ के अंदर जो सेक्शन के अंदर जो भाषा लिखी हुई है, वहाँ किस शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ कहाँ पर कोमा लगाया हुआ है, कहाँ पर उसको बंद किया हुआ है, वो अपन को बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूँ ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शब्द है ना, जो भाषा लिखी हुई है ना शब्द से, वो आपके दिमाग में आना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ कुछ शब्द और लिखा हुआ है, उसी शब्द को आप दूसरे शब्द से याद कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की जो भाषा और हमारे जो लोग की भाषा है ना, वो कुछ इस तरह से स्पेसिफिक है, वो अपने आप के अंदर स्पेसिफिक है। तो वो की हुई भाषा हमको वहाँ पर दिमाग के अंदर रहनी चाहिए, ठीक। और शब्द से पढ़ना चाहिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को, क्योंकि काफी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं संविधान के अंदर शब्द से ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमको शब्द से कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में जो उसका बैरेक्ट है, बैरेक्ट हमको सबसे पहले परचेज करना चाहिए। कोई सा भी अपन लॉ पढ़े, कोई सा भी लॉ पढ़े, चाहे वो आईपीसी पढ़े, चाहे वो सीआरपीसी पढ़े, चाहे एविडेंस एक्ट पढ़े, चाहे सीपीसी पढ़े, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़े, चाहे हिंदू लॉ पढ़े, चाहे मुस्लिम लॉ पढ़े, चाहे प्रॉपर्टी रिलीफ एक्ट पढ़े, चाहे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़े, कोई सा भी लॉ एक्ट पढ़े, उससे पहले उससे संबंधित हमारे पास एक बैरेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका एक बैरेक्ट होना चाहिए। बैरेक्ट ऐसा होना चाहिए जो डाइक्लोट हो। डाइक्लोट का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर बैरेक्ट ऐसा होना चाहिए हमारे। चलो ये तो होगी नॉर्मल बात है। अब हमारे ऊपर आते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के ऊपर। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जब हम पढ़ते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को ही नहीं पढ़ना है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमारी आईपीसी के अंदर कहां कहां पर है और कहां कहां पर अपने पैर पसार रहा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उनको भी देखो। हमको पैर पसारना है, जितने पसारो उतने ही कम है। तो आईपीसी के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहां कहां पर अपना कारवां जमा रहा है, उन सेक्शन को भी हमको देखना। तो पहले अपन क्या करेंगे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। देखो, जो आपको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ना वो सीधा आपके दिमाग में जाने वाला है, सीधा। आज के बाद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को तो आप चिंता मुक्त हो जाओ। और ऐसी कोशिश करेंगे हर संडे को कुछ ना कुछ आपके लिए लॉ से संबंधित वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो नहीं लाए तो कुछ ना कुछ ऐसा नोट्स आपको देंगे ताकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, ठीक। उस नोट्स को लेने के लिए आपको कहाँ पर जाना है, मैं आपको छोटा सा हिंट वीडियो का हिंट दे दूँ। उससे पहले एक क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में आ रहा है, बहुत दिनों से एक क्वेश्चन घूम रहा, बहुत इंटरेस्टेड है। क्वेश्चन ये है, यदि आपको इसका आंसर मालूम हो ना तो कमेंट के अंदर आंसर देना इसका। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा ऑफेंस है हमारा आईपीसी के अंदर जिसका अटेम्प्ट पनिशेबल है, जिसका अपन हम प्रयास कर लेना वो पनिशेबल है, लेकिन वो अगर ऑफेंस हम कर देना
वो पनिशेबल नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा ऑफेंस है हमारा आईपीसी के अंदर जिसका अटेम्प्ट पनिशेबल है, लेकिन वो अगर अब ऑफेंस कर देना वो पनिशेबल नहीं है? तो आपको इसका आंसर है ना मालूम हो तो कमेंट के अंदर भेजना, लेकिन मुझे तो देना ही है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगले संडे। तो हम बात करते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को हम देखना है ना, देखो एक तो लॉ के अंदर जब पढ़ो ना तो शॉर्ट चलो। शॉर्ट कैसे चले? शॉर्ट इस तरीके से, जैसे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को मैं लिखूंगा ना, मैं एस और सी से लिखूंगा, एस सी से लिखूंगा। सॉरी, एस मतलब सी, एस मतलब सॉलिटरी, सी मतलब कन्फाइनमेंट। मैं आपको कहूँ विद रेस्पेक्ट यहाँ पर पढ़ना चाहिए, विद रेस्पेक्ट, तो डब्ल्यू आर से आपको पढ़ना है, विद रेस्पेक्ट। इस तरीके से आपको लॉ के अंदर शॉर्ट चलना है। अगर हम शॉर्ट नहीं चलेंगे ना, जो स्पेसिफिक मेन वर्ड है ना, तो उसको तो हम कभी पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमको शॉर्ट चलना है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एल आई लिखूंगा तो एल आई, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखूंगा ना मैं तो एल आई से लिखूंगा, आजीवन कारावास को लिखूंगा तो मैं एल आई से लिखूंगा। ये आपको मैं उस टाइम बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमारा एक चैप्टर है। यार मार्कर में नया तो कुछ मजे ले रहा है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमारा एक चैप्टर है, हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। इसके अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमको दिया हुआ है ना। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा। कौन से सेक्शन है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के? चैप्टर नंबर 3 है ऑफ पनिशमेंट, ऑफ पनिशमेंट, सजा के बारे में, ऑफ पनिशमेंट यानी सजा के बारे में। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक? चैप्टर नंबर 3 की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? चैप्टर नंबर 3 की रेंज है 53 से लेकर के 75 तक, 53 से लेकर के 75 तक इसकी रेंज है। यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन कौन से? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन है 73 और 74, जहाँ पर हमको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जिक्र कर रखा है, और आवेदन उन्हीं जो मेन फोकस रहेगा ना वो इन्हीं 2 सेक्शन के ऊपर रहने वाला है। चलो ठीक है, लेकिन हमको यहाँ तक सीमित नहीं रहना। मैंने कहा जितने पैर पसारो पसार लो। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यहाँ पर दिया हुआ मेनली, लेकिन हमको और कहाँ कहाँ पर वो भी हमको देख। तो उसके लिए मैं सबसे पहले थोड़ा आगे जाऊंगा आईपीसी, फिर वापस पीछे गए। हमारा एक सेक्शन है 339, 340, 339, 340, 77, 78, 77, 78, जोड़े में लिख रहा मैं 77, 78, और एक सेक्शन है 100, एक सेक्शन है 100। इन सेक्शनों को तुम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पढ़े तब तो हमको मालूम ही होना चाहिए। ये कहाँ कहाँ पर है? ये सेक्शन है हमारे चैप्टर नंबर 16 का, 16, चैप्टर नंबर 16 के अंदर 16 का चैप्टर नंबर 16 का नाम है ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। ये कौन से सेक्शन है? चैप्टर 16 के 2 सेक्शन है। 16 की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है?
299 से लेकर के 377, 377 तक। इसकी रेंज कौन सी? ये हमारे आता है जनरल एक्सेप्शन, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चैप्टर नंबर 4 है ना जनरल एक्सेप्शन वाला, उसके अंदर आता है। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक? इसकी रेंज है 76 से लेकर के 106, 76 से लेकर के 106। ये तो मैंने मोटा मोटा ऊपर वाले रेंज लिखी, अभी तक मैंने अंदर वाली रेंज मेंशन नहीं की। ये तो ऊपर वाले जो मोटी मोटी रेंज लिखी। एक बात मैं आपको बता दूं, क्यों आईपीसी और सीआरपीसी के ना, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे सीपीसी हो, इसकी रेंज हमको पता होनी चाहिए। आईपीसी के अंदर टोटल 23 चैप्टर है और 511 धाराएं हैं। तो चैप्टर, सब चैप्टर की आपको रेंज पता होनी चाहिए। रेंज ऐसी होनी चाहिए, आपको रात को जगा कर उठा के पूछ लेना चैप्टर नंबर 16 की रेंज की, आपको दिमाग के अंदर आनी चाहिए 299 से 377। डायरेक्ट सोचना वोचना कुछ नहीं, 299 377। इस आपको पूछ रहे चैप्टर नंबर 6 की रेंज कौन सी है, तो 121 130। इस तरीके से ये डायरेक्ट आपको हिंट होना चाहिए। रेंज तो आपके दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए, इस तरह से सेट। ठीक, उसके बाद सब रेंज का मसला आता है, तो सब रेंज भी याद होनी चाहिए। सब रेंज का मतलब, जैसे कि ये ऊपर वाली रेंज है चैप्टर 16 की, मेन जो सारे ओपन्स है ना वो 299 से लेकर के 377 तक है। अब इनकी सब रेंज कौन सी है, ये कौन कौन से सेक्शन कहाँ पर है? तो ये जो सेक्शन है ना, इन दोनों सेक्शनों का नाम है रॉन्गफुल रेस्टेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रेस्टेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रेस्टेंट। देखो मैंने शुरुआत की, शॉर्ट में लिखूंगा सब चीजों। रॉन्गफुल रेस्टेंट WR, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट WC, सदोष परिरोध, सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रेस्टेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब इनकी रेंज बताओ ना, सब रेंज इस चैप्टर 16 के अंदर कहाँ है? तो इनकी सब रेंज है 339 से लेकर के 349, 348 तक। इसकी सब रेंज बताऊं मैं? इसकी सब रेंज चैप्टर नंबर ये 4 है ना, वैसे तो अपन बांटे ना इसको तो 10 भागों में बांट सकते, लेकिन मोटा मोटी 2 भागों में बांटेंगे। एक तो 76 से लेकर के 76 से लेकर के 96 तक, 95 तक, और 96 से लेकर के 106 तक। तो ये 106 के अंदर आ रहा है 100, 106 के अंदर आ रहा है चैप्टर, ये सेक्शन 100, ये सेक्शन है, ये चैप्टर है, ध्यान रखना। ये 100 इसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहे हैं। ये क्या है? ये पनिशमेंट वाला सेक्शन है। कौन सा है? पनिशमेंट, जिसके अंदर, सॉरी ये पनिशमेंट वाला नहीं है, ये हमारे आते हैं, ये भी जनरल एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। ये हमारे सेक्शन, ये कहाँ से है? यहाँ से 100 कहाँ से है? यहाँ। ये कौन से? राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। यानी प्राइवेट डिफेंस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? खुद की स्वयं की रक्षा या दूसरों की रक्षा के लिए हम किसी को कितनी नुकसान पहुंचा सकते हैं, कितनी उसको हार्म कर सकते हैं, इंजरी, वो वगैरह यहाँ पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस चिन्हों से लेकर 106 तक। ये है जनरल सेक्शन, जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन वाला जो चैप्टर नंबर 4 है ना, उसके जनरल एक्सेप्शन है 76 से लेकर के 95 तक। ये चैप्टर 16 के अंदर ये बता दिया आपको। अब ये है पनिशमेंट, जिसके अंदर दे रखा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो पहले तो मैंने मोटा मोटी तौर पर यह देखा, जो हम सेक्शन पढ़ेंगे ना आज, वो कौन कौन से चैप्टर से हैं, ठीक है, और उन चैप्टर की रेंज क्या है। रेंज के साथ साथ मैंने सब रेंज भी बता दी, वो किस सब रेंज के अंदर आ रहे हैं। अगर आप आज इस वीडियो के बाद हैंड टू हैंड आप अपना पेरेट ओपन करके देखोगे ना इन रेंजों को, सब रेंज को और इन सेक्शन को, तो आपके दिमाग के अंदर बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, बहुत ही अच्छे से। तो अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पर। ये मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, अगर इसके बिना अगर हम लॉ को पढ़ने बैठ जाए ना, समझ में नहीं आना, समझ में आके आ भी गए ना,
तो कत्ते ही दिमाग के अंदर सेट नहीं रहने वाला। तो ये काम तो पहला काम ये तो करना ही आता। अब मैं आगे देखूँ, अब मैं इसको चैप्टर को बता दूँ, रेंज की सेक्शन के ऊपर बात करें। पहले चैप्टर की बात कर ली, फिर सब रेंज की बात कर ली, अब सिर्फ और सिर्फ अपन बात करेंगे सेक्शन। तो ये मुझे लगता है टोटल 7 सेक्शन है आज, है ना आपके सामने। इन 7 सेक्शन को है ना इस वीडियो के एंड होते होते आपको अपने दिमाग के अंदर साथ लेके जाना और जीवन भर, जीवन पर्यंत याद रखते रहेंगे, ये मेरे आपसे प्रॉमिस। सर सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं 339। 339 बात करता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को अपन बोलते हैं हिंदी में सदोष अवरोध। सदोष अवरोध। अब मैं अपन हमारी भाषा बोलता हूँ, जो हमारी अपन कॉमन भाषा है वो बोलता है, जिसमें आपको समझ में आएंगी। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी को एक दिशा में जाने से रोकना, किसी को एक दिशा में जाने से रोकना, अवरोध करना। कोई इस दिशा में जा रहा है, उसको आप रोक रहे हो। कैसे रोक रहे हो? रॉन्गफुली रोक रहे हो। सदोष रॉन्गफुली आप उसको क्या कर रहे हो? रेस्ट्रेंट कर रहे हो, रोक रहे हो, तो वो कहलाता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो वो क्या कहलाता है? रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ये तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की परिभाषा। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है? ये बहुत ही धातु चीज। कन्फाइनमेंट का मतलब है कन्फाइनमेंट। पहले तो कन्फाइनमेंट का मतलब समझो। कन्फाइनमेंट का मतलब समझना, पहले रोम को समझो, मतलब साम सिर्फ और सिर्फ कन्फाइनमेंट को समझो। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं में से जाने से रोकना। चारों दिशाओं में से, चारों दिशाओं में जाने से रोकना। ठीक है, किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं में जाने से रोकना, वो होता है रॉन्गफुल, वो होता है कन्फाइनमेंट। सिर्फ कन्फाइनमेंट ध्यान। किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं में जाने से रोकना कन्फाइनमेंट कहलाता है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि हम किसी व्यक्ति को एक 4 दीवारी के अंदर कैद कर रहे हैं। चारों दिशाओं में जाने से रोकने का मतलब तो ये हो गया ना, किसी व्यक्ति को हम 4 दीवारी के अंदर कैद कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ एक दिशा में जाने से रोक रहे हैं, ठीक है, अवरोध कर रहे हैं। यहाँ पर चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं का मतलब ये समझ में आ गया ना, किसी व्यक्ति को एक 4 दीवारी के अंदर कैद कर रहे हैं। 4 दीवारी के अंदर क्या कर रहे हैं? हम कैद कर रहे हैं। वही कैद अगर हम रॉन्गफुली कर रहे हैं ना, तो वो कहलाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुली का मतलब हमारा कोई अधिकार नहीं है वहां पर, हम लोग को वहां पर क्या कर रहे हैं? अनलॉफुल चीज, अनलॉफुल तरीके से कर रहे हैं ना, तो वो कहलाता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, सॉरी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, WC, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो मैं एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का एक फॉर्मूला दे दूं क्या आपको, खतरनाक वाला? चलो दे देते। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, WC इज इक्वल टू 4 इंटू रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। 4 इंटू रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। इस फॉर्मूले को अपने जहां पर लिखना है ना, लिख लेना। मैं तो कहता हूं लिखो मत, दिमाग की परमानेंट मेमोरी के अंदर डालो। दिमाग की परमानेंट मेमोरी के अंदर इसको डाल लेना। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का एक फॉर्मूला हो गया 4 इंटू रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, यानी कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कितनी बार करना है? 4 बार। कितनी बार? 4, 4 बार। तो वो बन जाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये एक फॉर्मूला इसका यहाँ पे हमने डेराइव कर दिया। चलो आगे की, तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की एक हमने बात कर ली है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को वापस थोड़ा ब्रेक लेकर समझ लेना। यही तो है डिजिटल क्रांति का मतलब, यही तो है मजा। अगर मैं इसी चीज को आपको 10 बार समझाऊं तो वही टाइम लगना है, लेकिन टाइम ज्यादा लगना है, समझने तो एक ही बात आनी। तो इस वीडियो को बैक जाकर, जो चीज समझ में नहीं आ रही है वापस रिकॉल नहीं करूंगा, बैक जाना पड़ेगा आपको अगर समझना है तो।
यहाँ पर रॉन्गफुल रेस्टेंट का एक अपवाद है, रॉन्गफुल रेस्टेंट का एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है इसका? रॉन्गफुल रेस्टेंट का एक्सेप्शन है, एक बात ध्यान रखना, रॉन्गफुल रेस्टेंट है ना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का एक एलिमेंट है। रॉन्गफुल रेस्टेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का भी एक एलिमेंट है। देखो एलिमेंट आपको नजर आ रहा है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब एक दिशा में जाने से रोकना, रॉन्गफुल रेस्टेंट का मतलब एक दिशा में जाने से रोकना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब क्या है? चारों दिशाओं में जाने से रोकना, यानी एक चार दीवारी के अंदर कैद कर देना। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का एक अपवाद है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का एक अपवाद है। वो अपवाद सॉरी बहुत गलत बोल गया, 339 का एक अपवाद है, रॉन्गफुल रेस्टेंट का एक अपवाद है जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के ऊपर लागू नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखना है। आप लागू कर दोगे क्योंकि आपको मैंने ये भी बोल दिया कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का एक एलिमेंट रॉन्गफुल रेस्टेंट है, तो क्या पता ये अपवाद जो मैं आपको बताऊंगा अभी वो आप इस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पर भी अप्लाई कर दो। नहीं करना है, वो सिर्फ और सिर्फ अपवाद रॉन्गफुल रेस्टेंट का है, 339 का है। क्या है? अगर आपकी कोई प्राइवेट लैंड है, अगर आपकी कोई प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट जमीन है, आपकी खुद की जमीन है, या जहां पर आप लॉफुल ऑथराइज हो, लॉफुल ऑथराइज हो, आपकी लॉफुल अथॉरिटी है वहां पर कि आप किसी को रोक सकते हो जाने से, तब आप रोक सकते हो। सिर्फ वही एक अपवाद है इसका, बाकी आप किसी को भी रॉन्गफुल रेस्टेंट नहीं कर सकते, रॉन्गफुल रेस्टेंट नहीं कर सकते। समझ गए? सिर्फ और सिर्फ रॉन्गफुल रेस्टेंट का एक अपवाद है। अगर आपकी कोई प्राइवेट लैंड है, अगर आपकी कोई निजी संपत्ति है जहां पर आपका लॉफुल राइट है, जहां पर आपकी लॉफुल अथॉरिटी है, किसी को रोक सकते हो जाने से, तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्गफुल रेस्टेंट का एक वहां पर अपवाद हो जाएगा। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का कोई भी अपवाद नहीं है, लेकिन हमें क्रिएट करना है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का कोई भी अपवाद नहीं है, लेकिन हमको क्रिएट करना है। वो क्रिएट अगर आपकी औकात है तो कर लो, और नहीं है तो नहीं करोगे, बात खत्म। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का हमें एक अपवाद क्रिएट करना है। पूरी आईपीसी को आप खंगाल लोगे ना तो भी आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, लेकिन हम मिलकर क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपवाद क्रिएट करने के लिए ही मैंने ये बाकी सेक्शन लिखे हैं, है ना। हम बहुत ही स्वार्थी लोग होते हैं भाई, आप तो पता है एडवोकेट तो बहुत ही स्वार्थी होते हैं, बिना मतलब के वो किसी को कोई काम नहीं करते, तो बिना मतलब के इन सेक्शनों को थोड़ी पढ़ेंगे, मतलब है हमारा। देखो यहाँ पर हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपन एक अपवाद क्रिएट करते हैं। उस अपवाद के अंदर अपन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसी को करते हैं ना, तो हमको कोई वहां पर पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। हाँ, इनकी पनिशमेंट भी बता दो, चलता चलता पनिशमेंट नाम आ गया मेरे को। 339 की पनिशमेंट यानी कि रॉन्गफुल रेस्टेंट की पनिशमेंट 341 के अंदर दी हुई है। क्या है? अगर आप किसी को रॉन्गफुल रेस्टेंट करते हो तो आपको 6 महीने का कारावास, जो किसी भांति का हो सकता है, एनी कारावास, है ना। जो इम्प्रिजनमेंट है ना वो 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट होगा, जो कि किसी भांति का हो सकता है, एनी इम्प्रिजनमेंट। कितने महीने का? 6 महीने का। और फाइन है 500 रुपए, 500 रुपए का फाइन या दोनों, ठीक है। 6 महीने का कारावास है, जो कि किसी भांति का हो सकता है, सिंपल हो सकता है, वो रिग्रेस हो सकता है। और यहाँ पर दूसरा क्या है? 500 रुपए का जुर्माना है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 340 का पनिशमेंट 342 के अंदर दी हुई है, जो कि 1 साल की यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है, कारावास है, जो किसी भांति का हो सकता है। और दूसरा 1000 रुपए का यहाँ पर आपको फाइन है। कितना है? 1000 रुपए का फाइन। तो इन दोनों सेक्शन के ऊपर मैं वापस नहीं आने वाला हूँ, जिसको बता दिया उसको अब मेरे लिए वो कोई मतलब नहीं रहा। अब आपको समझना है, मेरे समझाने का दायित्व यहाँ पर खत्म होता है। इनको यहाँ पर देखो, हमने कहा एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का हमको एक अपवाद क्रिएट करना है। क्या करना है? एक अपवाद क्रिएट करना है। उसके बाद ही हम यहाँ पर जाएंगे, इनके जो मेन सेक्शन है ना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उसके बाद हम जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है? 77 के अंदर या 77 के अंदर मैं एक पहले
इनको दोनों को बताने से पहले एक और आपके दिमाग के अंदर एक चीज क्रिएट करवाना चाहता हूँ। देखो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट एक्सक्यूज, विधि की भूल सम्यक नहीं है, माफी योग्य नहीं है। यानी कानून की आप भूल कर रहे हो, कानून के अगर आपको अवहेलना कर रहे हो तो वो माफी योग्य नहीं है, कतई माफी योग्य नहीं है। लेकिन आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर देते हो ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर देते हो ना तो वो माफी योग्य है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर देते हो ना तो वो माफी योग्य है। कहाँ पर लिखा है वो माफी योग्य मिस्टेक ऑफ फैक्ट? 76 और 79 के अंदर। 76 मार्क क्या मजे ले रहे हैं। 76 और 79 के अंदर ये कह रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, माफी योग्य है। लेकिन हमारा ये आज का चैप्टर नहीं है, हटा दो। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, माफी योग्य है। लेकिन पूरी लॉ के अंदर हम जब भी पढ़ते हैं ना अपन एक चीज बात आती है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट एक्सक्यूज, माफी योग्य नहीं है भाई। विधि की भूल माफी योग्य नहीं है। लेकिन दो ऐसे सेक्शन हैं, बहुत ही खतरनाक बात बता रहा हूं मैं। दो ऐसे सेक्शन है जिसके अंदर विधि की भूल माफी योग्य है। वो कौन से सेक्शन है, वही हमको लिखे हुए हैं आपके सामने। 77, 78, 77 और 78। इन दो सेक्शन के अंदर आप अगर लॉ की भूल हो जाती है, आपसे विधि की आपसे भूल हो जाती है तो वो माफी योग्य है। लेकिन ये विधि की भूल किसके लिए माफी योग्य है? किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये दो सेक्शन? हमारे दिमाग के अंदर ये आना चाहिए, ये दो सेक्शन किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आपको ये पता है ना ये किस चैप्टर के हैं? ये चैप्टर नंबर 4 के हैं, जनरल एक्सेप्शन के। रेंज 76 से 106 तक है इनकी, 76 से 106 तक इनकी रेंज है। यहाँ पर आप जब सेक्शन 77 देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है जजेज के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट, कोर्ट नहीं, जजेज के द्वारा किया गया कोई भी जुडिशियल एक्ट, जजेज के द्वारा किया गया कोई भी न्यायिक कार्य, उसके अंदर अगर कोई गलती हो जाती है लॉ की तो वो माफी योग्य है। तो सेक्शन 77 77 जज को प्रोटेक्ट कर रहा है। किसको कर रहा है? जज को कर रहा है। तो कैसे कर रहा है बताओ? जैसे जज किसी को डेथ की पनिशमेंट देता है, जज किसी को डेथ की पनिशमेंट देता है, मृत्युदंड देता है। मृत्युदंड की हम कह रहे हैं सुपारी दे रहा है वो तो किसी को मारने की नहीं, सुपारी नहीं दे रहा, वो न्यायिक कार्य कर रहा है। कौन सा का? जुडिशियल एक्ट कर रहा है, तो वो सुपारी के अंदर नहीं आएगा, वो ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा। जज किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देता है, यानी कन्फाइनमेंट देता है, किसको परिरोध कर दो एक जगह पर, एकांत परिरोध देता है, तो वो क्या सुपारी दे रहा है किसी को? ये ऐसा काम ना, वो क्या कर रहा है? जुडिशियल एक्ट कर रहा है, न्यायिक कार्य। तो सेक्शन 77 जज को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? जज को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं। भाई मृत्युदंड देता है तो उसका एग्जीक्यूशन, जल्लाद उसको मृत्युदंड फांसी पर लटकाता है, तो क्या जल्लाद भी ऑफेंस के अंदर आएगा क्या? क्या उस एग्जीक्यूशन के अंदर पब्लिक सर्वेंट है, वो उसको पकड़ते हैं, कन्फाइंड करते हैं, क्या वो भी आएंगे? क्या वो आएंगे? लेकिन वो इसके अंदर आए 78 के। देखो 77 जज को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। जज के द्वारा कोई भी जुडिशियल एक्ट किया जाएगा ना, उसके अंदर लॉ की भूल भी हो जाएगा ना, वो माफी योग्य है। 78 क्या कहता है? 78 कहता है जज ने जो ऑर्डर दिया है, जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है ना, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है ना, उस ऑर्डर के अवहेलना के अंदर उसका एग्जीक्यूशन जो करवा रहे हैं। देखो जज क्या कहते हैं? ऑर्डर देता है, उसका एग्जीक्यूशन कौन करवाता है? पब्लिक सर्वेंट करवाता है, या जल्लाद मान लो, या कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर मान लो, या अदर कोई लॉ बॉडी मान लो, वो क्या करती है? उस कार्य को एग्जीक्यूशन करवाती है। मान लो जज किसी को
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देता है, जज क्या देता है किसी को, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देता है, तो उसका एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा, पब्लिक सर्वेंट यानी पुलिस अथॉरिटी करवाएगी। पुलिस के जो लोग हैं वो इसके क्या करवाएंगे, और एग्जीक्यूशन करवाएंगे, निष्पादन यानी उसको पकड़ेंगे और उसको सॉलिटरी कन्फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसका करेंगे। लेकिन अगर वो गलती से कर ले, जिसकी करनी है उसकी नहीं करे, किसी दूसरे की कर ले, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर आएगा। वो 76 के अंदर आए, लेकिन 78 के अंदर क्या है, 78 कहता है अगर कोई भी कोर्ट जो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर, जो अपने जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के किसी मामले की सुनवाई कर लेता है, किसी मामले की हेयरिंग कर लेता है ना, तो वो हेयरिंग है ना, उस हेयरिंग के एग्जीक्यूशन में, जहां पर हेयरिंग करेगा उस हेयरिंग के एग्जीक्यूशन में पब्लिक सर्वेंट किसी को कन्फाइंड कर लेता है, किसी को जेल के अंदर डाल देता है, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अंदर डाल देता है, तो उस हेयरिंग में पब्लिक सर्वेंट ने उसका क्या इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट किया उस व्यक्ति का, वो गलत नहीं था लेकिन फिर भी उसको गलती से डाल दिया, तो उस कंडीशन के अंदर 78 किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, 78 किसको कर रहा है, प्रोटेक्ट पब्लिक सर्वेंट को कर रहा है। किसको कर रहा है यहाँ पर, पब्लिक सर्वेंट को कर रहा है, जो उसका एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं उसको कर रहा है, ठीक है। तो कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर भी किसी की सुनवाई कर लेती है, तो ऊपर जज को कोई इतना ज्यादा लोड नहीं आने वाला, नहीं किसी पब्लिक सर्वेंट को। अगर वो ऐसा करते हैं ना, तो वो न्यायिक कार्य के अंदर की गई गलती है, उसके अंदर विधि की भूल क्या है, संयत। देखो अगर आपके दिमाग से ऊपर जा रहे हैं चीजें, तो आपको ये मैं कह सकता हूँ लॉ की आपको पूरी जानकारी सटीक होगी, चीजें वही है, आप उनको डायरेक्ट एक बार पढ़ना, मैं तो सिर्फ बोलूंगा यहाँ सिर्फ बताऊंगा, आपको समझना है। आप ऐसे डायरेक्ट उठाकर इन सेक्शनों को देखोगे ना, कतई समझ नहीं आने वाला। यहाँ से इस वीडियो को देख करके आप देखना, आराम से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। चलो, तो हमने एक बार ऑफिस में मेन मुद्दे पर ले आऊंगा, हमारा क्या मुद्दा था, ताकि आप भटको नहीं, आप बोर ना हो। हमारा मुद्दा था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसका था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का हमारा मुद्दा था, जो इन दो सेक्शनों के अंदर कवर्ड होता है। लेकिन हम इन दो सेक्शनों को कवर्ड नहीं हुआ, जहाँ तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पैर पसार रहा उन सेक्शनों को कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं, नुकसान क्या है, यहाँ कर रहे हैं 340 को किया हमने, 341 को किया, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के ऑफेंस है, क्या है, ऑफेंस है कि अगर ऐसा ऐसा काम करोगे, आप रॉन्गफुली करोगे तो इसके लिए पनिशमेंट है, जो मैंने आपको बता दी। कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे, इस तरीके से करोगे। यहाँ पर ये मैंने बताया दो सेक्शन, जिसके अंदर कहता है अगर आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट गलती से कर लेते हो ना किसी व्यक्ति का, तो भी वहां पर आपको माफ कर दिया जाएगा, यहाँ पर माफ नहीं किया जाएगा, यहाँ पर कर दिया जाएगा। ये क्या है बात, ये क्या कहता है 100 फ्रॉम, एक पढ़ा है बच्चा उसको भी देख लेते हैं। ये कहता है, ये हमारा कौन सा किस चैप्टर का, राइट टू प्राइवेट डिफेंस वाला सेक्शन है, ये 96 से लेकर के 106, 96 से लेकर के 106 तक। उसके अंदर एक सेक्शन है 100, सेक्शन 100 के अंदर 7 कंडीशन दी हुई है। कितनी कंडीशन दी हुई, 7 कंडीशन दी हुई। 7 कंडीशन कैसी है, 7 कंडीशन ऐसी है, वो कहते हैं कि खुद के प्राइवेट डिफेंस में, खुद की आत्मरक्षा की सुरक्षा के लिए आप खुद के प्राइवेट डिफेंस के खुद की रक्षा के लिए आप किसी व्यक्ति को मार भी सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर कुछ कर रहा है, आपको क्षति पहुंचा रही है, आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है, कोई असल्ट कर रहा है 351 वाला, तो उसके तहत आपको वो 7 कंडीशन दे रखी है, जिसमें आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस, आप किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हो, मृत्यु कारित कर सकते हो। उनमें से जो 6, इस 100 के अंदर एक 6 कंडीशन जो डाली हुई है, इसके जो 6th कंडीशन है ना, उसके अंदर ये दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति आपको रॉन्गफुल कन्फाइन करता है, रॉन्गफुल आपका कन्फाइनमेंट करता है, यानी कि सदोष परिरोध 340 वाला, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अगर आपको करता है ना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अगर आपको करता है ना, प्लस एक कंडीशन उसके अंदर एक है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट प्लस वो आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऐसा कर रहा है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को, देखो पब्लिक सर्वेंट नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा इस तरीके से P/S, ये आपको समझ आएगा पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई व्यक्ति आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है, प्लस
आप पब्लिक सर्वेंट को सूचना नहीं दे सकते उस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। आप पब्लिक सर्वेंट को वहां पर सूचना नहीं दे सकते हो। उस कंडीशन में आप उसकी हत्या भी कर सकते हो जो आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहा है उस व्यक्ति की। ये है 100 सेक्शन 100 का कंडीशन 6(3) छठी कंडीशन। ठीक है, तो ये हमने बात कर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर आप किसी व्यक्ति की क्या कर रहे हो, हत्या भी कर सकते हो अगर आपको कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है तो। चलो, और जो आप उसकी हत्या कर दो उसके लिए आपको कोई सजा मिलेगी सर? नो, कोई सजा नहीं मिलेगी उसके आपको। अब अपन मेन हमारा सेक्शन पर आते हैं। 75 73 से लेकर के 53 से लेकर के 75 तक है ना। इसके अंदर दो सेक्शन है। पहला सेक्शन है 73, यहाँ पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात कर, इसकी बात कर रहे हैं। सॉलिटरी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की ये बात कर रहा है। इसकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एस सुप्रीम कोर्ट बदले ना ऐसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के 2-3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको कब दी जा सकती है? पहले कंडीशन ओनली रिगरस इम्प्रिजनमेंट के अंदर, ओनली रिगरस इम्प्रिजनमेंट, RI यानी आर मतलब रिगरस, आई मतलब इम्प्रिजनमेंट, ओनली रिगरस इम्प्रिजनमेंट के अंदर ही आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब कठिन कारावास या सश्रम कारावास के अंदर आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। इसके अलावा आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती। ओनली रिगरस इम्प्रिजनमेंट के अंदर आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। इसके अलावा आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको नहीं दी जाती। देखो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है पहले आपको ये भी बताना जरूरी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर होता है कि आपको 4 दीवारी के अंदर पैक किया जाता है। क्या किया जाता है? एक 4 दीवारी के अंदर आपको पैक किया जाता है। वहीं आपका खाना है, वहीं आपका पीना है, वहीं आपका फ्रेश होना है, वहीं आपका धोना है, सब कुछ उस 4 दीवारी के अंदर होना। वो 4 दीवारी भी बहुत छोटी सी है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर होता क्या है कि आदमी दुनिया से अलग हो जाता है। दुनिया से, इस दुनिया से आदमी बिल्कुल अलग हो जाता है। दुनिया से कोई लेना है ना, दुनिया से अलग हो। इसलिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इतने इतनी खतरनाक है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कि जिसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है ना उसको पहले बताया भी नहीं जाता है कि तुमको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है। उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन में उसको बताया जाता है। कोर्ट के अंदर तो बताया नहीं जाता। कोर्ट के अंदर बता देना तुम आत्महत्या कर ले बेचारे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल गई हमको, बहुत ही खतरनाक है। सबसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट मानी जाती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ना। रिगरस इम्प्रिजनमेंट के अंदर ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। पहली बात तो अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट आपको मिली है उसी के तहत आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। दूसरा बात, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कभी भी 3 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकती। कभी भी 3 मंथ से ज्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती। किसी भी कंडीशन के अंदर 3 मंथ से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको नहीं दी जा सकती। चाहे कोई सा भी जज आ जाए, कोई सा भी कोर्ट आ जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, चाहे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो, कोई सा भी कोर्ट आपको 3 मंथ से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकता। ठीक। दूसरी बात, ओनली रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 3 मंथ से ज्यादा की नहीं दे सकते। 3 मंथ से ज्यादा की नहीं दे सकते, कम तो दे सकता, हाँ 3 मंथ से कम दे सकता है। कम कब दे सकता है? ये उसके विवेकाधिकार, ये उसके विवेक की बात है, ये कोर्ट के विवेक की बात है कि कोर्ट कितनी देगा। 3 मंथ से ज्यादा नहीं दे सकता, 3 मंथ से कम जरूर वो दे सकता है। ये कोर्ट के विवेक की बात है, ये उसके विवेकाधिकार है। दूसरा जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा एक बार में, लेकिन दूसरी बार आप दिमाग से समझोगे तो समझ नहीं।
ये कह रहा है 14 दिन से ज्यादा, 14 दिन से ज्यादा, आगे मैं कौन लिख रहा हूँ, एक साथ, 14 दिन से ज्यादा एक साथ आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं दी जा सकती। ऊपर क्या लिखा मैंने, 3 मंथ से ज्यादा आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं दी जा सकती। 3 मंथ से ज्यादा तो आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट दे ही नहीं सकता। लेकिन सॉलिटरी कंफाइनमेंट आप जो काटोगे ना मतलब आपको सॉलिटरी कंफाइंड आपको किया जाएगा ना, तो एक साथ मान लो 3 महीने की दी है ना, तो एक साथ है ना 3 महीने पूरा एक साथ आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट के अंदर नहीं रखेंगे, 14 दिन तक रख सकते हैं। सॉलिटरी कंफाइनमेंट के अंदर 14 दिन तक आपको रख सकते हैं। 14 दिन बाद आपको वापस 14 दिन की इंटरवल दी जाएगी, ठीक है, और उसके बाद वापस 14 दिन को आप सॉलिटरी कंफाइनमेंट करो। इस तरीके से 14 दिन इस तरीके से कर करके इस सॉलिटरी कंफाइनमेंट का ये 3 महीने की जो कोटा है ना, उसका कोटा पूरा किया जाएगा। इस तरह 14 दिन, 14 दिन से ज्यादा एक साथ सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं दी जाएगी। एक साथ है ना, उसका कोटा पूरा करने के लिए आपको 14 दिन की सॉलिटरी कंफाइनमेंट देंगे। पहले 14 दिन की सॉलिटरी कंफाइनमेंट दे दी और उसके बाद 14 दिन का इंटरवल आपको दिया जाएगा, है ना, रिगरस इम्प्रिजनमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस 14 दिन जो पूरा में रिगरस किया, फिर वापस सॉलिटरी के शुरू हो जाएंगे 14 दिन। इस तरीके से 14 दिन से ज़्यादा एक साथ आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं दी जा सकती। और 3 महीने की सॉलिटरी कंफाइनमेंट, 3 महीने से ज़्यादा आपको कभी भी सॉलिटरी कंफाइनमेंट का पनिशमेंट आपको नहीं दी जाएगी। आशा करता हूँ ये समझ में आएगा। समझ में नहीं आया ना तो सेक्शन को पढ़ना या इसको वीडियो तरह वापस पॉज करो। तो ये तो थी 73 की बात है। 73 के अंदर एक स्लैब दिया हुआ है। स्लैब का मतलब किस किस में, देखो अगर आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट और सॉलिटरी कंफाइनमेंट, अगर आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट 6 महीने की दी हुई है ना, रिगरस इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ की है ना, उस कंडीशन में आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट 1 मंथ की दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ की दे सकते, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। 6 से लेकर के 1 साल के बीच की आपको है ना, सॉरी 6 से लेकर के 1 साल का आपका रिगरस इम्प्रिजनमेंट है ना, उस कंडीशन में आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट 2 मंथ की दे सकता है। अगर 1 साल से ज़्यादा है, 1 ईयर से अगर ज़्यादा है रिगरस इम्प्रिजनमेंट आपको मिलेगी, उस कंडीशन में आपको 3 मंथ की क्या दे सकता है, वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। मुझे लगता है अब इसने मार्कर ने क्या पकड़ी है, मोशन पकड़ा अपना। अब वीडियो एंड होना है तब। रिगरस इम्प्रिजन अगर 6 मंथ की है ना, तो सॉलिटरी कंफाइनमेंट 1 मंथ की हो सकती है। रिगरस इम्प्रिजन अगर 6 से 1 साल की है तो सॉलिटरी कंफाइनमेंट 2 मंथ की हो सकती है। अगर रिगरस इम्प्रिजमेंट 6 से 1 साल की है तो 2 मंथ की, इसके बीच की है तो, और 1 साल से ज़्यादा की है, 1 साल से ज़्यादा की है तो आपको 3 मंथ की आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट दे सकती है। ये स्लैब आप याद रखना है, आपको करते ही नहीं बोलना, एक बार वापस बोल दो इसका। अगर आपको रिगरस इम्प्रिजमेंट 6 महीने की आ रही, रिगरस इम्प्रिजमेंट आपको 6 महीने की है, उस कंडीशन में सॉलिटरी कंफाइनमेंट आपको 1 मंथ की मिलेगी। अगर रिगरस इम्प्रिजमेंट 6 से 1 की है तो उस कंडीशन में सॉलिटरी कंफाइनमेंट 2 मंथ की मिलेगी। अगर रिगरस इम्प्रिजमेंट 1 साल से ज़्यादा की है तो 3 मंथ की आपको वहाँ पर सॉलिटरी कंफाइनमेंट मिल सकती है। ये सारी बातें 73 के अंदर लिखी हुई, 73 के अंदर लिखी हुई। अब अपन बात करते हैं 74 बात करता है इसकी एग्जीक्यूशन की और इसकी लिमिट की। 74 है ना, ये इसके ऊपर लिमिट लगाता है और उसके एग्जीक्यूशन की बात करता है। 74 के अंदर लिखा हुआ है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट, है ना। 74 यानी कि लिमिट ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट, ये इसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो पहली बात तो ये लिख देता है 14 दिन से ज़्यादा कि आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट एक साथ नहीं दी जाएगी। फिर बाद में ये कहता है कि अगर आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट मिली है, सॉलिटरी कंफाइनमेंट आपको मिली है ना, सॉलिटरी कंफाइनमेंट अगर आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट आ रही
3 मंथ से ज़्यादा का है, अगर आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ से ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन, अगर आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ से कम है, 3 मंथ से कम है, 3 मंथ से ज़्यादा, ये एरो का मतलब ज़्यादा होता है, इससे मतलब कम है, ठीक है। 3 मंथ से ज़्यादा आपको सॉलिटरी कन्फर्म, आपको रिगरस इम्प्रिजन सॉलिटरी कन्फर्म 3 मंथ से ज़्यादा आरआई मिली है, आरआई यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और 3 मंथ से कम आरआई मिली है, तो उस कंडीशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली आपको तो कैसे दी जाएगी? तो उस कंडीशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एससी कितने दिन की होगी? अगर आपको 3 मंथ से ज़्यादा रिगरस इम्प्रिजन मिली है ना, तो उस कंडीशन के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको लगातार 7 दिन की दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 7 दिन की। यह 7 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाएगी पर मंथ, पर मंथ, प्रधानमंत्री नहीं, पीएम नहीं है, पर मंथ, पीएम यानी कि पर मंथ, पर मंथ आपको 700 दिन यहाँ पर दी जाएगी। कब? जब रिगरस इम्प्रिजन अगर आपको 3 महीने से ज्यादा का मिला हो तो। या ऐसा हो सकता है कि आपको 7 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर दिया जाए, या 7 दिन का आपको इंटरवल दे दिया जाए, 7 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देके 7 दिन का इंटरवल देके फिर वापस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इनको तो जो क्या है, जो पब्लिक अथॉरिटी जेल वाले होते हैं ना, इनको तो अपना कोटा पूरा करना होता है, जितनी आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिले उतनी आपको कोटा पूरा ये करते हैं, तो वो कैसे भी करते हैं, पर मंथ दे सकते हैं 7 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, या 7 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दी और 7 दिन आपको इंटरवल दे दिया वापस, फिर वापस 7 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिए जाए। लेकिन अगर 3 मंथ से कम है ना, 3 मंथ से कम आपको रिगरस इम्प्रिजन मिली है ना, तो लगातार आपको 14 दिन तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। कितना? 14 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा, और 14 दिन का बाद में इंटरवल दिया जाएगा, वापस 14 दिन का आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। दैट्स ऑल। मामला कंप्लीट होता है हमारा आज का। ऐसा ही वीडियो नेक्स्ट संडे अपन लेके आएंगे, और या वीडियो नहीं लेके आएंगे ना तो आपको ऐसे नोट्स दिए जाएंगे, उसके अंदर नोट्स में दूंगा ना आपको, तो उसके अंदर प्रॉपरली लिखा हो, यहाँ पर तो मैंने बोल के बता दिया या कुछ लिख के बता दिया, नोट्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा आसानी से, इजीली, ठीक है। तो नोट्स के लिए आप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इंस्टाग्राम का लिख दूंगा, मेरा नाम है ना, इंस्टाग्राम किस नाम से है, उस इंस्टाग्राम की स्टोरी में अपन डाल देंगे, या यूट्यूब का ये जो कम्युनिटी टैब है ना, इसके अंदर डाल देंगे, हर संडे वो आपको डालता रहेगा। और व्हाट्सएप के स्टेटस के अंदर भी शुरू करने वाले हैं, जो व्हाट्सएप से हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ब्लॉग की बातें धीरे धीरे हम शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।